हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का क्लास शुरू कर दे। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि हमारा अगला टॉपिक होगा श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र। तो चलिए देखते हैं श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, श्वसन क्या है। हमें क्या पढ़ना है? श्वसन तंत्र के बारे में आज पढ़ना है। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र कहते किसे हैं? तो अंगों का वैसा समूह जिसके द्वारा श्वसन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। किसे? जिस अंगों के द्वारा, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जिस क्रिया के द्वारा हमारा भोजन का पाचन होता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं, उसी प्रकार जिस अंग के द्वारा हम श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, श्वसन की क्रिया होने से क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। अंगों का वैसा समूह श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, उन्हें श्वसन तंत्र कहते हैं। कह सकते हैं कि अंगों का वैसा समूह जिससे श्वसन की क्रिया होती है या श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, मदद उसमें श्वसन की क्रिया करने में मदद करते हैं, वो सभी अंग क्या कहलाते हैं? श्वसन तंत्र कहलाते हैं। तो पहले तो हम ये जान लें कि श्वसन है क्या, श्वसन किसे कहते हैं। अब श्वसन कहने से मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना ही श्वसन नहीं कहलाता है। जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते तो वो सिर्फ वही श्वसन नहीं कहलाता। श्वसन भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का निर्माण करना श्वसन कहलाता है। सांस हम लेते तो है, लेकिन क्या है कि भोजन का ऑक्सीकरण कर, भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का निर्माण करना ही श्वसन कहलाता है। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन से जिस वो तो पहले तो पाचन तंत्र हो गया, और पाचन के बाद जिस ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का, और उस ग्लूकोज से किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। तो भोजन का ऑक्सीकरण कर, अगर जो भोजन पचता है वो ऑक्सीजन के बिना उसका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, तो भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन। समझ में आ गया कि श्वसन किसे कहते हैं? एक बार फिर से देख लेते। भोजन का ऑक्सीकरण कर, किसका? भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। और जिस अंग के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, या जिस अंग के जो अंग श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। प्रत्येक जीवों का शरीर प्रत्येक जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की। क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे द्वारा खाए गए भोजन का ऑक्सीकरण करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। मैंने अभी भी बताया कि जो भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का निर्माण करता है उसे ही श्वसन कहते हैं। तो देख लीजिए, प्रत्येक जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे द्वारा जो भोजन हम खाते हैं उसको भोजन ही ऑक्सीकरण करता है और उससे ऊर्जा का निर्माण होता है, जो ऊर्जा हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा ना हो, हमारे पास एनर्जी ना हो, को पावर ही नहीं रहेगा हमारे पास, हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। तो उसे करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन का भी जरूरत पड़ता है। किसका? ऑक्सीजन का। तो श्वसन देख लीजिए हमने, श्वसन किसे कहते हैं। अब क्या है? श्वासोच्छ्वास, सांस लेने और सांस लेने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। अब इसमें हम होता क्या है कि एक सांस लेते हैं और दूसरा सांस छोड़ते हैं। अब सांस तो हम वही लेंगे जो वायुमंडल में उपस्थित है। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, तो हम 78% ही लेंगे। जो सांस हम लेते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78% है। तो हम नाइट्रोजन कितना लेंगे? 78% लेंगे, और नाइट्रोजन छोड़ेंगे कितना? वो भी 78% ही छोड़ेंगे। जो हम सांस लेते हैं वायुमंडल से, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, तो उसमें सिर्फ वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन तो है नहीं, और वायु क्या है कि वह गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण। तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, यानी कि 21%, और नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितना लेते हैं? 78% लेते हैं, और 78% छोड़ते भी हैं। दूसरा क्या? ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन 21% लेते तो हैं, लेकिन 21% छोड़ते नहीं है। हम सिर्फ 17% ही छोड़ते हैं। 21% लेते हैं और 17% ही छोड़ते हैं। बाकी का 4% हमारा शरीर चुरा लेता है। क्या करता है? शरीर अपने अंदर रख लेता है। किसको? ऑक्सीजन को। हमारा तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि है 0.03%। 0.03% लेते हैं, लेकिन हम छोड़ते कितना है? 4% छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को हम कितना छोड़ते हैं? 4%।
0.03% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते कितना, 4% छोड़ते। कितना छोड़ते हैं, 4%। हमने देख लिया कि वायु में हम कितना सांस लेते हैं। अब इतना तो जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी या नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी हम लेंगे उतना ही, लेकिन छोड़ते क्या, किसी में कम छोड़ते किसी में ज़्यादा छोड़ते। नाइट्रोजन 78% लेते हैं और उसे छोड़ते भी 78% है, लेकिन ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं और 17% छोड़ते हैं। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और 4% छोड़ते हैं। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए हमने देख लिया कि श्वसन किसे कहते हैं, हम कितना सांस लेते हैं और कितना छोड़ते हैं। श्वसन की संपूर्ण क्या है, श्वसन क्रिया को निम्नलिखित समीकरणों द्वारा लिखा जाता है। श्वसन को जो हम लिखते हैं वो किस समीकरण के द्वारा लिखते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2। अभी क्रिया करके बनता है CO2 प्लस CH2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का। सबसे लास्ट में मैंने जिस प्रकार बताया कि पाचन तंत्र, पिछली वीडियो में हमने पोषण के बारे में पढ़ा था, पोषण और पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। जिस क्रिया के द्वारा मनुष्य का जो हम भोजन करते हैं वो भोजन का पाचन होता है, उसे पाचन कहते हैं। और जिस अंग के द्वारा पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र से जो भी उसे किसका निर्माण होता था, कार्बोहाइड्रेट का, और उसे हमें मिलता क्या था, ग्लूकोज मिलता था। पाचन की क्रिया के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। लेकिन ऑक्सीजन श्वसन तंत्र में क्या होता है, श्वसन तंत्र में ग्लूकोज का जब श्वसन तंत्र से ऑक्सीकरण करके बाद ग्लूकोज का होता है तो उससे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा, जो हमारे शरीर को उष्मा प्रदान भी करती है। श्वसन की क्रिया में श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्रिया है जिसमें हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिलती है और उष्मा भी मिलती है। ऊर्जा के साथ साथ उष्मा भी मिलती है। आगे क्या है, इस क्रिया में ऑक्सीजन का रक्त से मिलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना शामिल है। जो श्वसन की क्रिया उसमें क्या होता है कि हम सांस के रूप में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो हम सांस लेते हैं वो कौन सा, ऑक्सीजन। इस क्रिया में ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन का रक्त से मिलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना शामिल है। जो हम सांस लेते ऑक्सीजन लेते वो हम जाके मिलता का हमारे रक्त से मिलता है और से निकलता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। जिस प्रकार हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दूसरा क्या, रक्त के द्वारा ही ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाया जाता है। जो सांस हम लेते हैं ऑक्सीजन वो कोशिका तक पहुंचता कैसे, कोशिका तक जो ऊर्जा का निर्माण होता है कोशिका में वो कैसे होता है, वो कोशिका तक जाता है किसके द्वारा, तो रक्त के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है, रक्त के द्वारा जाता है, जिसमें कोशिका उसमें क्या किसका निर्माण करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है। आगे क्या, हमारा श्वसन अंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, श्वसन अंग के बारे में, जिसे मैंने बताया कि श्वसन तंत्र कहते हैं जिस क्रिया के द्वारा श्वसन की क्रिया, मतलब जिस अंगों के द्वारा श्वसन होता है उसे क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। तो अब ये श्वसन अंग कौन कौन से हैं, किसमें, अब जो स्तनधारी का मतलब जैसे मनुष्य है उसमें क्या, कि फेफड़ों से। हम लोग किससे सांस लेते हैं, फेफड़ों से। अब कहिएगा कि सांस तो नाक से लेते, तो नहीं, नाक और मुंह सिर्फ सांस लेने का एक रास्ता है, लेकिन सांस हम लेते कहाँ से, फेफड़ा से लेते। कहाँ से लेते, फेफड़ा से। दूसरा है कीटों में श्वास नली होता है जिसे टैक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्रिया। वो जो कीट सांस लेते हैं वो किसके द्वारा लेते हैं, सांस नली के द्वारा लेते हैं, जिसे टैक्रिया कहा जाता है। अगला है जलीय जीव जैसे कि मछली, ये लोग सांस किससे लेते हैं, गिल्स, जिसे हिंदी में क्लोम कहा जाता है, उर्दू में गलफड़ा कहा जाता है। किसको, गिल्स को। तो जलीय जीव किसके द्वारा सांस लेते हैं, जलीय जीव में जो सांस लेने का अंग है वो क्या है, क्लोम है। अगला है मेढक में दो प्रकार से, तीन प्रकार से होता है। जब ये मेढक जब ये मेढक छोटा होता है तो वो मछली की तरह दिखता है, जो छोटे छोटे मछली की तरह होता है। वो किसके द्वारा सांस लेता है, जो छोटा होता है, छोटा मेढक होता है, बच्चा होता है, जो छोटा मेढक होता है वो किसके द्वारा सांस लेता है, गिल्स के द्वारा लेता है। जो छोटा मेढक होता है, बच्चा होता है, वो किसके द्वारा सांस लेता है, गिल्स के द्वारा लेता है। लेकिन जब मेढक जब बड़ा हो जाता है तो किसके द्वारा सांस लेता है, फेफड़ा के द्वारा। लेकिन फेफड़ा के द्वारा कब लेता है, जब वो जमीन पे रहता है। जब मेढक जमीन पे रहता है तो किसके द्वारा सांस लेता है, फेफड़ा के द्वारा। लेकिन वो जमीन के नीचे चला जाता है तो वो जो श्वसन की क्रिया होती है वो निष्क्रिय हो जाती है। तो जो मेढक जमीन के अंदर से सांस लेते वो किसके द्वारा लेते, त्वचा के द्वारा लेते। किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा लेते। तो मेढक 3 अवस्थाएं में सांस लेते। जब वो छोटे बच्चे होते हैं,
मछली की तरह, जो छोटे देखने में मछली की तरह लगते हैं, उन्हें वो किसके द्वारा लेते हैं? गिल्स के द्वारा लेते हैं, गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े होते हैं और जो जमीन पर होते हैं वो फेफड़ा के द्वारा लेते हैं। लेकिन वही मेढक जब जमीन के नीचे चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं, तो किसके द्वारा सांस लेते? त्वचा के द्वारा सांस लेते। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। आगे है हमारा श्वसन मार्ग। मनुष्य में जो श्वसन की क्रिया होती है, जो श्वसन तंत्र है, तो वो कौन कौन से श्वसन मार्ग है? जहाँ से पहला है हमारा नासिका छिद्र, दूसरा है नासा कपाट, जो नाक के ऊपर वाला ये जो हड्डी होता है उसे क्या कहते हैं? नासा कपाट कहते हैं। अगला है ग्रहणी, जिसे हल्लक भी कहते हैं। लैरिक्स या श्वसन तंत्र, लैरिक्स या स्वर तंत्र भी जिसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? लैरिक्स या स्वर तंत्र। श्वास नली, ब्रोकस या ब्रोक्यूलस, जो छोटे छोटे श्वास नली में जो छोटे छोटे होते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे जो बना होता है गोल गोल, वो सब क्या है? जिसे वायु कोशिका या ब्रोक्यूलस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु कोशिका या ब्रोक्यूलस भी कहा जाता है, जिसमें कोशिका, और वहाँ से ही कोशिका तक हीमोग्लोबिन के द्वारा जब जो हम सांस लेते, तो नाक के द्वारा जब हम सांस लेते वो जाता है नासा कपाट में। उसके बाद कौन सा? श्वास नली में। कहाँ पे? हल्लक, यहाँ पे जो होता है उसे क्या कहते हैं? हल्लक कहते हैं, ग्रसनी को। उसके बाद स्वर तंत्र में, उसके बाद जाता है श्वास नली में। श्वास नली के बाद ब्रोकस पौधा, जो यहाँ से दो भागों में बटा हुआ, उसे क्या कहते हैं? ब्रोकस या ब्रोकाई कहते हैं। लेकिन इसके बाद जो छोटे छोटे ऐसे खंड होते हैं, जो गोल गोल बने होते हैं यहाँ पे, उसे क्या कहते हैं? ब्रोकिओलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोकिओलस। और उस जो वायु कोशिका, उसे हिंदी में वायु कोशिका भी कहा जाता है। वहीं से जो ऑक्सीजन होता है वहीं से वहाँ से रक्त, उन्हें जो रक्त में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, वहाँ से हीमोग्लोबिन उसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न अंगों तक पहुँचाते हैं। उसके बाद और जब वो, और हीमोग्लोबिन ही वहाँ से क्या कहते, हीमोग्लोबिन ही शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यहाँ से वायु कोशिका से वो विभिन्न अंगों तक पहुँचाते हैं ऑक्सीजन को, और विभिन्न अंगों से लेकर आते हैं वायु ऑक्सीजन, क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। और उसके बाद वो क्या होता है कि शरीर से बाहर आ जाता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब चलिए हम जान लेते कि जब हम सांस लेते तो एक बार में हम कितने सांस ले सकते हैं। वैल्यू में हम कम से कम 500 ml सांस ले सकते हैं। एक बार में जो हम सांस लेते हैं वो कितने सांस लेते हैं? कम से कम 500 ml। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा लेते हैं कितने लेते हैं? 600 ml लेते हैं। कितने? 600 ml। एक बार में हम कम से कम 500 ऐसे करके सांस लेते, वो 600 ml लेते, 500 ml लेते कम से कम। लेकिन जो सबसे ज़्यादा होता है वो कितना होता है? 600 ml। जो सांस लेते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? 600 ml। अब हम कहीं पे जाते हैं, अगर मान लीजिए कि हम अभी यहाँ पे हैं लेकिन हमें पहाड़ पे जाना हो, तो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होता है। अगर हमें पहाड़ पे जाना हो, कहाँ जाना हो? पहाड़ पे। अगर हमें पहाड़ पे जाना हो तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होता है। जो हमारे सिलेंडर लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, अगर हम पहाड़ पे जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होता है। अगर हम, क्योंकि हम अगर पृथ्वी पे, जब यहाँ धरती पे जहाँ पे हमारे आसपास का वातावरण है, तो हम वहाँ पे जो सांस लेते हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, उसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण भी है। इसीलिए हम एकाएक ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर हम लेकर जाते हैं तो उसमें क्या होता है? पहाड़ पे जाते हैं तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन लेकर जाते हैं, और समुद्र में जाते हैं तो वहाँ भी ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ही लेकर जाते हैं। जो समुद्र में जाते हैं, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। लेकिन समुद्र में अधिक गहराई तक जाते हैं। मान लीजिए 300 फीट से नीचे, जब 300 फीट से ज़्यादा गहराई पर जाते हैं तो वहाँ पे हम ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन लेकर जाते हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर हम लेकर जाते हैं उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। किसका होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। इसी प्रकार आईसीयू जब सबसे ज़्यादा सीरियस होता है, आईसीयू में किसी को भर्ती किया जाता है तो उसमें भी सिर्फ ऑक्सीजन ही होता है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन होता है। आईसीयू में जाने के बाद वो मनुष्य खुद से सांस नहीं ले पाता। आईसीयू में जाने के लिए एक पाइप के द्वारा उसके श्वास नली तक
पाइप लगाया जाता है मुंह के द्वारा, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। जो आईसीयू में जब भर्ती किया जाता है तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें भी ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या रहता है? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या? डायफ्राम किसे कहते हैं? डायफ्राम फेफड़ों के आधार प्रदान करती है। क्या करती है? फेफड़ों को आधार प्रदान करती है। डायफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण ही वायु फेफड़े के अंदर बाहर होता है। क्या डायफ्राम जो फेफड़ा होता है हमारा श्वास नल इस तरह से बना होता है, उसे ही डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम के द्वारा ही सांस जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं, इसके द्वारा ही सांस ऊपर नीचे हो पाती है। क्या? डायफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण ही वायु फेफड़ों के अंदर बाहर, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम ऊपर, जब तक डायफ्राम ऊपर नीचे नहीं हो सकता ना तुम सांस ले सकते हैं और ना ही सांस छोड़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम एपिग्लोटिस के बारे में। एपिग्लोटिस किसे कहते हैं? क्या? एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस जो हम सांस लेते हैं तो यहाँ से हमारे दो भागों में बटा होता है, एक भोजन का रास्ता और दूसरा होता है श्वास का रास्ता। जब भी हम क्या होता है उसको एपिग्लोटिस, तो जो एपिग्लोटिस होता है उसका काम क्या है कि वो हमारे श्वास नली में समझ लीजिए एक ढक्कन की तरह लगा होता है, जो जिसका काम होता है जैसे कि हम भोजन करते हैं और भोजन कर रहे हैं और सोच रहे कहीं और, हमारा ध्यान कहीं और है। जो हमें हिचकी आती है किसके कारण आती है? ये एपिग्लोटिस काम ये श्वास नली में लगा होता है एक ढक्कन की तरह। जैसे ही हमारे दिमाग को पता चलता है कि भोजन आ रहा है तो ये श्वास नली वाले उसके मुंह को बंद कर देता है और भोजन कहाँ चला जाता है? जहाँ पे भोजन को जाना रहता है वहाँ पे चला जाता है। लेकिन कभी कभी होता है जो हमें हिचकी आती है, वो क्यों आती है? कभी कभी होता है क्या है कि हम खाना खा रहे हैं और सोच कहीं और है, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, दिमाग तो कहीं और है। अब उसके पता ही नहीं है कि वो क्या करे, इसको बंद करे या क्या करे, इसको किधर से बंद करे, भोजन वाले द्वार को बंद करे या ईयर वाले द्वार को बंद करे। तो ये बंद नहीं कर पाता और खाना कहाँ चला जाता है? ईयर वाले जगह पे, वायु वाले जहाँ पे वायु को जाना रहता है वहाँ पे क्या चला जाता है? भोजन। इसी कारण हिचकी आती। जैसे ही वायु वालों को पता चलता है कि इसमें वायु आ रहा है तो वो क्या करते? उसे धक्का देते। क्या करते हैं? धक्का देते, ऊपर की तरफ फेंक देते हैं। उसी कारण जो क्या होता है कि हिचकी आती है। जो हमें हिचकी आती है किसके कारण आती है? जो जब वायु खाना भोजन वाले जगह में ना जाके ईयर वाले जगह में चले जाते हैं, उसी के कारण क्या आती है? हिचकी आती है। चलिए हमने देख लिया कि श्वसन तंत्र क्या है। आज हमारा श्वसन तंत्र खत्म हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। तो अंगों का वैसा समूह जिसके द्वारा श्वसन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। और श्वसन किसे कहते हैं? तो भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। हमने श्वसन के अंगों के बारे में पढ़ लिया कि कौन से जीव में श्वसन अंग कौन सा है, श्वसन मार्ग के बारे में भी पढ़ लिया। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म हो रहा। अब हमारा अगला टॉपिक होगा परिवहन तंत्र। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।